तिवारी हैं और ज्ञानदीप की मास्टर वीडियो सीरीज में आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का इशू ऑफ डिबेंचर। ध्यान रखिएगा, डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, हमने कंपनी के कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। प्रोराटा का क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, फॉरफिटेड के हमने एट पर और एट प्रीमियम दोनों सिचुएशंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिबेंचर के बारे में। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, डिबेंचर के टॉपिक में जो जो हम मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से हम एक टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। देखो, अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि डिबेंचर होता क्या है। देखो, डिबेंचर को हम हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। ध्यान रखिएगा, कंपनी को अगर पब्लिक से फंड चाहिए तो या तो वो शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा रेज करती है, या फिर वो पब्लिक से एज अ लोन एज अ डेट पैसा बोरो करती है और बदले में उन्हें क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, उनसे मिलने वाला जो फंड है उस पर उन्हें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, यानी कि ब्याज देती है। ठीक है, और बदले में एक बॉन्ड उन्हें देती है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। और उस डिबेंचर पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है कि कंपनी कितना परसेंट उन्हें इंटरेस्ट देगी, कितने समय तक उनका पैसा होल्ड करके रखा जाएगा और कितने समय के बाद उनकी पेमेंट यानी उनको रिडम्पशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इन 5 टॉपिक्स के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इशू ऑफ डिबेंचर एज कॉल्ड टू सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जरा सोचो, इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता क्या है? एक कंपनी किसी अदर कंपनी से एसेट्स परचेज करती है, ठीक है, और बदले में हो सका तो कुछ परसेंट पेमेंट उन्होंने कैश में कर दिया या चेक से पेमेंट कर दिया, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसके लिए कंपनी, ध्यान रखिएगा, डिबेंचर इशू करती है। और डिबेंचर जब वो इशू करेगी तो या तो वो बात पे करेगी या फिर प्रीमियम पे और या फिर डिस्काउंट पे। तो ये 3 सिचुएशन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी है और ए लिमिटेड कंपनी से उन्होंने 6 लाख रुपीस की एसेट्स परचेज की। ध्यान रखिएगा, जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसको हम वेंडर कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड से 6 लाख रुपीस का एसेट्स परचेज किया, 20% पेड बाय चेक, यानी हमने 20% लगभग 1,20,000 रुपए में नकद दे दिए। बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके लिए आप यहाँ पे डिबेंचर देने वाले हो, वो भी एट पर पे, एट प्रीमियम पे और या फिर एट डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरली पास करेंगे व्हेन कंपनी परचेज। जब कंपनी एसेट परचेज करती है तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड, यानी कि वेंडर। ध्यान रखिएगा, आपने 6 लाख रुपीस की एसेट परचेज की तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट डेबिट, या फिर अगर एसेट्स का नेम क्लियर है, प्लांट एंड मशीनरी या फिर बिल्डिंग, तो प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड या फिर वेंडर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये परचेज करने की एंट्री है। नेक्स्ट, आपने उन्हें 20% चेक से पेमेंट कर दिया, तो 6 लाख का 20% 1,20,000 होता है, एंट्री होगी ए लिमिटेड या वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 6 लाख में से आपने 1,20,000 का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है, 6 लाख में से 120 जाने के बाद 4,80,000 बचता है, इसके लिए कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, या फिर पर पे या तो प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेंचर इशू रेट पर, यानी कि अगर आपका डिबेंचर 100 रुपीस का है तो 100 के रेट के अकॉर्डिंग ही आप इशू करने वाले। एंट्री क्या होगी, ए लिमिटेड या फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ध्यान रखिएगा, इस 12% से आपको घबराना नहीं है, ये 12% डिबेंचर की परसेंट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है कि कंपनियां उनको इतना परसेंट इंटरेस्ट देती हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देखिए, ए लिमिटेड या वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो हमें सबसे पहले वर्किंग नोट पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि 4,80,000 हमें पे करने हैं और एक डिबेंचर 100 रुपीस है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 4,80,000 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 48 नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे। आप इनको इस तरह से लिखेंगे 4800 into 100 यानी 4,80,000 मतलब 4,80,000 रुपए देने के लिए आपने 4800 डिबेंचर उनको दे दिया। अब हम बात करते हैं एट प्रीमियम 20%। अगर हमारा डिबेंचर 20% प्रीमियम पे हम कंपनी इशू करती है डिबेंचर वेंडर को, तो उस टाइम पे आपका डिबेंचर 100 + 20 यानी 120 का होगा। और एंट्री में पास कर लिया ए लिमिटेड या फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
ध्यान रखना यहाँ पे प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कंपनी के लिए प्रीमियम प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है क्रेडिट। नंबर ऑफ डिबेंचर आप निकालोगे वर्किंग नोट में, आपको पेमेंट करनी है 4,80,000 और एक डिबेंचर आपका 120 का है तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 4,000। आप इसको दिखाएंगे 4,000 to 20 यानी 80,000 आपका प्रीमियम, 4,000 to 100 यानी कि 4 लाख की फेस वैल्यू और 4,000 to 120 यानी कि 4,80,000। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी इन्वेंटरी प्रीमियम के केस में हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एट डिस्काउंट। जरा सोचो, इस बार कंपनी ने 20% का डिस्काउंट दे दिया यानी डिबेंचर 100 रुपीज है और 20 रुपीज सस्ता हो जाएगा यानी कितने का हो गया 80 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं इस बार जो एंट्री होगी वो ए लिमिटेड या वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। इस बार फिर से आप नंबर ऑफ डिबेंचर जब निकालोगे तो आपको पेमेंट करनी है 4,80,000 अगेन और 80 का डिबेंचर है तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे 6,000। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे एक लिमिटेड या वेंडर में आपको 6,000 into 80 दिखाना है यानी 4,80,000 डिस्काउंट यहाँ पे लॉस है डेबिट हो गया तो 6,000 to 20 यानी 1,20,000 और आप 12% डिबेंचर में फिक्स वैल्यू दिखाओगे यानी 6,200 6 लाख रुपीस। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है 4,80,000 उसी पे हमने तीनों सिचुएशंस डिस्कस करी है। एट फर्दर अगर कंपनी देती है डिबेंचर तो क्या होगा, अगर प्रीमियम का केस है या डिस्काउंट का केस है तो आप यहाँ पे इस तरह से एंट्री पास करेंगे। ध्यान रखिए अभी हमने जो डिस्कस किया है ये इश्यूड डिबेंचर कंसीडरेशन अगेंस्ट कैश का एक नॉर्मल टॉपिक डिस्कस किया है। अब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी भी परचेज करती है तो क्या सिचुएशन होगी, तो कैसे करना होगा उसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अब हम ये जानेंगे कि वेंडर वाले टॉपिक में अगर कंपनी एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी भी परचेज करती है तो क्या करेंगे आप लोग। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। When company purchase assets and liability both, ध्यान रखो अगर कंपनी एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी भी परचेज करती है ऐसा होता कैसे जरा समझो। अगर मान लो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है उसने ए लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर लिया मतलब उसको बाय कर लिया। अब ए लिमिटेड के ऊपर ऑलरेडी पहले से लोन है काफी कर्ज है। अब मजबूरी में होगा क्या, एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड की कंपनी तो परचेज करेगी यानी एसेट तो परचेज कर रही है लेकिन साथ के साथ उसे लायबिलिटी भी बेयर करना पड़ेगा। अब आपको पता है यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, या तो कंपनी क्या करेगी जो भी एसेट्स का अमाउंट है और जो उसकी लायबिलिटी का अमाउंट है यानी लोन का अमाउंट है जब हम पेमेंट करने की बारी आएगी तो मैं लायबिलिटी का अमाउंट एसेट्स के अमाउंट में से कट करके पेमेंट करूंगा यानी रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे कर दूंगा। और या फिर दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जो हमारी वेंडर कंपनी है वो ये बोलती है कि मुझे इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए यानी मुझे लायबिलिटी से मतलब नहीं है, मुझे कंसिडरेशन अमाउंट ये है और मुझे चाहिए। तो ध्यान रखिएगा वो सिचुएशन होती है कि कंसिडरेशन वैल्यू वहां पे आपको गिवन होगी। तो इस टॉपिक को हम कैसे समझेंगे जरा देखिएगा। एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड से 3 लाख रुपीस की एसेट परचेज की, ध्यान रखिएगा, और आपने क्रेडिटर यानी लायबिलिटी कितने का बाय किया मजबूरी में 60,000। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, अगर आपको कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो ध्यान रखना 3 लाख में से 60,000 माइनस करके हम वेंडर को 2,40,000 पे करेंगे यानी कट करके जो भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगा वो पे करेंगे। सेकंड सिचुएशन ये है हमें यहाँ पे कंसिडरेशन वैल्यू गिवन है 3,30,000। कंसिडरेशन वैल्यू वो है जो वेंडर आपसे खुद मांगता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन कंसिडरेशन वैल्यू नॉट गिवन, अगर आपको कंसिडरेशन वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या करोगे आप, परचेज करने की एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड यानी वेंडर टू सन्ड्री लायबिलिटी। जब आप एसेट्स परचेज करते हो तो एसेट डेबिट, जब आप लायबिलिटी परचेज करोगे तो लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो 3 लाख रुपीस की एसेट्स है, लायबिलिटी आपकी 60, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट ये जो डिफरेंस होगा 2,40,000 वो आप दिखाओगे यहाँ पे यानी बैलेंसिंग फिगर। और ध्यान रखिएगा जो रिमेनिंग एंट्री है बेस्ड ऑन 2,40,000, आगे की जो एंट्रीज है देखो 2,40,000 आपने देखा कि 2,40,000 का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट है 3 लाख में से 60,000 रुपीस का तो लायबिलिटी है, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो कितना बचा 2,40,000। तो कंपनी यहाँ पे जो आगे डिबेंचर देगी वो 2,40,000 के हिसाब से देगी। और ध्यान रखिए जो आगे की एंट्रियां होंगी, आगे की एंट्री का मतलब ये हुआ जो कंपनी पेमेंट करेगी बैंक के थ्रू वो आपको 2,40,000 पे परफॉर्म करना है, और उसके बाद जो कंपनी डिबेंचर देगी चाहे वो पर पे दे या प्रीमियम पे दे या फिर डिस्काउंट पे, वो सारा का सारा काम आपको 2,40,000 वाली अमाउंट पे करना है। अभी हम लोग आगे जानते हैं अगर आपको कंसिडरेशन वैल्यू गिवन है तो क्या करोगे। कंसिडरेशन वैल्यू वो होती है जो वेंडर आपसे खुद मांग रहा है, और आपको पता है यहाँ पे कंसिडरेशन वैल्यू कितनी है हमारी 3,30,000। तो अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने परचेज करने की एंट्री करनी है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू ई लिमिटेड यानी वेंडर टू सेंट्रल लायबिलिटी यानी कि आपका देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एसेट तो हमारा 3 लाख है, लायबिलिटी हमारा 60,000 है और वेंडर में आप क्या दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा कंसिडरेशन अमाउंट इफ गिवन, अगर आपको कंसिडरेशन वैल्यू गिवन है तभी आप यहाँ पे दिखाएंगे, तो कंसिडरेशन वैल्यू हमारा 330 है। अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये 3,90,000 बनता है, जबकि मेरा डेबिट साइड यानी एसेट्स हमारी कितनी है 3 लाख। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्रेडिट बढ़ा है और डेबिट में डिफरेंस आए तो उसे आप गुडविल से दिखाओगे, और अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी है और क्रेडिट में डिफरेंस आए तो उसे कैपिटल रिजर्व से दिखाना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी क्रेडिट, अगर आपका डेबिट बढ़ा है और क्रेडिट छूटा है तो आप तो अगर आपका डेबिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट साइड आप किस नाम से दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से, और अगर क्रेडिट साइड बढ़ी होती तो डेबिट भी किस नाम से दिखाना है, गुडविल के नाम से। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि आगे की जो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज हैं यहाँ पे इस केस में जब आपको कंसिडरेशन वैल्यू गिवन है तो ध्यान रखिएगा आप सारी की सारी एंट्रीज यानी कि पेमेंट करना है, डिबेंचर्स इशू करने हैं पर पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, वो सारा का सारा काम हमें 3,30,000 के अकॉर्डिंग करना होगा। क्यों? क्योंकि वेंडर को आपको लौटाने कितने हैं, वेंडर को देने कितने हैं 3,30,000, तो सारी एंट्री आप किस पे करेंगे 3,30,000 पे एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 3 to 4 मार्क्स में, तो आपको इसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ और लोगों को भी रिकमेंड करें ताकि इस तरह की जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो उनको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के टॉपिक अभी हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा।